आज क्या है? संडे। तो संडे को जो है विशेषकर किस पे न्यूज आती है? साइंस रिसर्च पे जनरली। और सब भी न्यूज आते हैं लेकिन जनरली यही आता है। तो पहला देखिए, न्यूज को देखते हैं। क्या कहता है कि लाइक sheep एंड goats render to sleep while chewing their cud। अब देखो, रेंडर समझते हो? रेंडियर। एक रेंडियर एनिमल होता है डियर की तरह। तो चाहे भेड़ हो, बकरी हो, है ना, या रेंडियर हो, ये सब क्या करता है? तुम इसको देखना कि पहले खाना खा लेगा, ठीक है। खाना खाने के बाद जो है कुछ देर के बाद देखना वो मतलब कुछ देर के बाद देखना, थोड़ा आधा एक घंटा या 2 घंटे के बाद वो बैठ के जुगाली करते रहता है, मुंह को चलाते रहती है। देखे हो तुम लोग? सर हाँ ऐसा सर। तो ऊंट के साथ होता ना, कैमल। गाय नहीं गाय करती। भैंस के गाय साथ भी भी होता है। करती गाय है। भी देखी, हाँ। मेरा तो तो सब माइंड में ऊंट ही आया। हाँ, ऊंट भी करते वो हैं। ऐसे जानवर को हम्म, कहते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट रोमिनेंट। एनिमल्स। अच्छा, ये किसको किसको पता है कि जब ये जुगाली करता है तो सोया रहता है या जगा रहता है? सर, हम्म क्या? क्या हो बोलो? जागा रहता है शायद। नहीं, सोया रहता है वो। ये जब रहता है क्या? जुगाली करता है ना तो सोया ही रहता है। सोया जैसे लोग सोता है ना, सोने के बाद बॉडी रेस्ट होता है, उसी की तरह वो भी रहता है। समझ गया? इसी पे रिलेटेड न्यूज है, तो समझते हैं। कहता है रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड दैट द मोर टाइम रेंडियर स्पेंड रोमिनेंट। तो जो रेंडियर एनिमल है ना, वो ज्यादातर अपना टाइम किस पे स्पेंड करती है? रोमिनेटिंग के वजह टाइम पे, मतलब जब वो जुगाली करती है। लेस टाइम दे स्पेंड इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट। जैसे एक देखो होता है रैपिड मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट। एक है नॉन रैपिड। तो उसमें आंख खुली रहती है, मतलब क्या कहते हैं, जैसे आंख खुली है, चारों बगल घूम रहा है, तो ये हुआ। और एक होता है जब आदमी सो जाता है तो आंख घूमती है। जो आंख होते हैं नहीं। लोगों की, आंख नहीं घूमता है। तो कह रहा है कि जो आंख बंद करके सोता है उससे ज्यादा समय वो कहाँ देती है? जुगाली के टाइम पे। तो इसका मतलब क्या कम सोती है? नहीं, वो एक्चुअली नींद खींच रही होती है उसी टाइम में। समझ गए? जिस टाइम वो जुगाली करती है। चलो, अब क्या हुआ कि ईईजी, ये एक डिवाइस है, इससे क्या पता लगा कि reindeer brain waves during rumination resembles the brain waves present during non ruminating sleep। मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाँ, नन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। कहने का मतलब है कि जब वो जुगाली करती है ना रेंडियर कॉ या बेफेलो, तो जब जुगाली करती है उस टाइम जो ब्रेन वेव्स होता है उनका, वो उसी तरह का होता है जब वो सोई रहती है। कहने का मतलब कि उनका शरीर जो है तभी रेस्ट ले रहा होता है। मतलब जो फील या जो बेनिफिट्स नींद में होता है लोग को सोने के बाद, सोने के समय, वही बेनिफिट उसको किस टाइम मिलता है? जब वो जुगाली करती है। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी बोलो, आगे आगे सर। से। सबको अच्छे से। तो इसलिए हाँ सर। कहता है एंड दिस ब्रेन वेव पैटर्न सजेस्ट दैट द रेंडियर आर मोर रेस्टेड आफ्टर रुमिनेटिंग। तो इसलिए ये पैटर्न से क्या समझा जाता है कि जो रेंडियर एनिमल्स हैं वो जुगाली करने के बाद ज्यादा रेस्ट बुझाता है उनके शरीर को, जब वो जुगाली करती है। पता था ये बात? वो जुगाली करती है तो उसका बॉडी रेस्ट होता है, आराम कर रहा होता नहीं सर। है। एक्चुअली हमको भी नहीं पता था ये बात। ये पता था कि जुगाली क्या करता है, पढ़े पेपर में। पेपर में तो छोटा सा दिया देखो, है ना। इसमें उतना अच्छे से मतलब दिया हुआ कुछ खास नहीं। फिर हम जाके देखे इनको ऑनलाइन, नेट पे, गूगल और सारी जगह साइट से, वहां से जाके देखे क्या क्या है इनके बारे में। चलो, अब हम समझते हैं कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता क्या है। तो क्या है नॉन रैपिड आई मूवमेंट?
स्लिप क्या है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, आल्सो नोन एज क्विसेंट क्विसेंट स्लिप। इसका मतलब होता है शीत नींद। मतलब ऐसे सोए हुए हैं, पूरा ना नींद में है ना जगह, हल्का हल्का रहता है, जैसे नींद आना। मतलब क्या बोलते हैं इसको? मतलब सीप इसको नहीं, इसका मतलब यही होता है कि पूरा नींद में जब रहता है आदमी तब, क्योंकि उस टाइम आंख नहीं घूमता, एकदम शांत रहता है। चलो अभी आगे समझेंगे इसको डिटेल्स में, ये है क्या। ये जो है ना नॉन रैपिड आई मूवमेंट, NREM स्लीप, ये एक्चुअली क्या है? जो स्लीप होता है ना, नींद, नींद की एक स्टेज है। स्टेज मतलब कि स्टेज, जो स्लीप होती है ना, स्लीप के 3 स्टेज होते हैं, 1 2 3। उसी तीनों में एक स्टेज क्या है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। पहले यहां तक बताओ, क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, आगे क्या कहता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो कहता है कि ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो होता है उससे ये डिफरेंट है। तो अब है कि ये क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप which is when the brain is more active and people are more likely to dream। तो सोने की ये भी एक क्या है? स्टेज है। तो जब लोग जैसे एक होता है जैसे तुम सोए और नींद में हो एकदम, एक होता है कि नींद में ही हो और सपना देख रहे हैं, होता है ऐसा। हाँ। तो जब हाँ हम सर। सपना देखते हैं ना, जैसे चौंक गए सपना में, तो आंख भी उस टाइम मूव करता है, समझे? आंख भी इधर उधर मतलब मूवमेंट आता है उसमें, उस टाइम में जब खास करके हम लोग सपना देखते हैं तब। तो वो क्या है? स्टेज रैपिड आई मूवमेंट। और डिटेल्स में जानेंगे, अभी जितना जितना बता रहे हैं बस पहले वो समझिए। कहता है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट मतलब जब हम एकदम गहरी नींद में रहते हैं तो उस टाइम क्या होता है? तो सेवरल इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड मेंटल फंक्शंस, तो बहुत सारे फिजिकल और मेंटल फंक्शंस जो है उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारी बॉडी है, तो फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या चीज? NREM, या आप कह सकते हैं गहरी नींद जो होता है, सीप नींद। पता है इट, अब अच्छा, ये जो गहरी नींद है इससे क्या बेनिफिट होता है? इट हेल्प्स द बॉडी वाइंड डाउन एंड फॉल इनटू ए डीप स्लीप which helps people feel more rested in the morning। अब देखो ये क्या करता है, तो ये जो है बॉडी को क्या करता है? वाइंड डाउन मतलब नॉर्मल करता है, और डीप स्लीप में ले जाता है, मतलब गहरी नींद में ले जाता है। और इससे क्या होता है? इससे जो है लोग, मतलब इससे जो है जब लोग सुबह उठते हैं तो उनको क्या फील होता है? एकदम फ्रेशनेस। जैसे तुम लोग सो के उठते हो तो ऐसा लगता है ना कि दिमाग एकदम शांत, एकदम फ्रेशनेस तुमको बुझाएगा, होता है ऐसा? हाँ सर। नहीं होता। ये किसकी वजह से होता है? NREM जो स्लीप का स्टेज है उसकी वजह से। और इससे क्या क्या फायदा होता है? तो हमारे जो बोन्स है, हड्डी, मसल्स रिपेयर, जैसे चलते फिरते हो तो मसल्स थकता है, फिर उसके बाद बहुत सारे टिश्यूज मर जाते हैं तो उसको रीजनरेट का काम करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, मजबूत करता है। कौन? NREM, है ना बेनिफिट का चीज ये। इसलिए मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ, नींद अच्छी लीजिए, ऐसे नहीं बोलता हूँ, ये रिसर्च है और देखो पेपर में दिया हुआ है। चलो अब समझते हैं, 3 स्टेज था ना, एक और स्टेज होता है 4। तो समझते हैं, एक्चुअली होता तो 3 ही स्टेज है मेनली, लेकिन इसमें 4 करके दिखाया है, तो समझते हैं। देखो NREM, अच्छा, ये किसका स्टेज? जैसे स्लीप होता है, स्लीप के 3 स्टेज, और ये जो है 4 स्टेज किसका है? 3 स्टेज में जो 1 2 3, तो एक स्टेज इसमें क्या है? NREM, एक क्या है? REM। और ये जो है क्या है? ये एक भी स्टेज है स्लीप का, 3 में से एक ये भी है। इसका 4 स्टेज के बारे में ये है, समझे कि नहीं समझे? सर नहीं समझा।
कौन कौन समझ गए? मुझे नहीं आया सर। मुझे भी नहीं आया था। हम्म, चलो कोई नहीं। देखो, स्लिप स्लिप के 3 स्टेज। एक होता है N1, ठीक है। दूसरा होता है N2। एक सेकेंड रुको। हम्म, चलो, स्लिप के 5 स्टेज है। एक है वेक, लिखते जाओ, वेक। एक होता है N1, एक होता है N2, एक होता है N3, ठीक है। और एक होता है REM, ठीक है। अब देखो, ये और ये, इसको क्या माना जाता है? N1 और N2 को माना जाता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। समझ गए हो? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है। और तो एक स्टेज ये हो गया, दूसरा स्टेज ये हो गया, और एक जो है ये स्टेज। या अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे समझिए कि जो स्लीप होती है, तो एक हो गया कौन आपका, ऐसे जगना। एक हो गया रैपिड आई मूवमेंट, एक हो गया नॉन रैपिड आई मूवमेंट, NREM। इस ये जो है ना NREM, इसके 4 स्टेज होते हैं फर्दर, ABCD, समझे? इसी का जो 4 स्टेज है वही ये फिगर है। अब बताओ, समझ में आया? ये वाला भूल जाओ, ये कॉम्प्लेक्स है। जल्दी बोलो, नहीं समझे? सर फिर से पर बताओ। ऊपर तो 3 स्टेज दिखा रहे हैं ना, हाँ नन हाँ, एंड हाँ, और स्लिप के एक 3 स्टेज REM। है, ठीक है। एक तो होता हाँ, है REM, एक होता है सर NREM। ये REM जो है को ना, लगा के। हाँ। ये जो है इसके 4 स्टेज है जो फिगर में दिया हुआ है। इसके भी 4 स्टेज, जैसे जैसे नाउन होता है ना, हम्म। नाउन के क्या होता है, मान चलो 5 पार्ट्स है, फिर इसके भी 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स होते हैं ना, ऐसा। पहला नहीं वाला क्या समझे? है फिर इसका? सेकंड और थर्ड में तो आपने ये लिखा है ना, फर्स्ट क्या है? इसमें स्लीप का। वैकअप रहता है, जगना। आप ये याद रखो कि स्लीप के 3 स्टेज हैं। 3 स्टेज में जो एक स्टेज है NREM, उसके भी 4 स्टेज होते हैं। अरे क्या कंफ्यूजन है? सर बट फिगर में तो NREM के 3 स्टेज दिखा रहे हैं और REM अलग दिखा रहा है कहाँ और लिखा है? ऊपर फिगर में जो ये नीचे तब नीचे वाले फिगर में सर ब्लू कलर का जो। हाँ, क्या है? NERM के 4 स्टेज है ना, तो फिर अच्छा हाँ, यहाँ पे एक 3 तो दिखा रहा है। REM है और बाकी सारे 3 स्टेजेस हैं। NREM स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फिर एक है REM स्लीप। अच्छा अच्छा, पहले ऊपर हम क्या 4 स्टेज बोले थे? 3 अच्छा बोला अच्छा, था। ओ हाँ, क्या बोल रहे थे हम कि स्लीप के 4 स्टेज हैं। स्लिप के 4 स्टेज है सर। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। और REM है ना, पर REM के हैं 3, है ना। जी, स्लीप के 4 स्टेज में जिसमें 3, एक ये हो गया, और अरे वही बात है, रुको। एक है वैकअप, फिर है N1, N2, N3, और क्या है, N1 N2। REM REM। NREM। तो ये क्या हो गया, NREM हुआ। हाँ
हाँ, तो तो इसके एक, तीनों स्टेप दो, हो गए ना। 3 और 4, 4 स्टेज नहीं हुए? हम्म 4 स्टेज हुआ ना जी? ठीक ठीक। नहीं वैसे समझे? चार तो N1 N2 N3, तो N1 N2 N3 तीन हुआ। एक्चुअली N1 N2 को बहुत लोग मानते हैं कि एक स्टेज है, कई बुक में है कि N1 N2 N3 को तीनों को मानते हैं NREM स्टेज, तो एक स्टेज ये। तो मान लो कि N1 और N3 क्या हो गया, NREM, और एक हो गया आपको N2, 2, 3 और 4, ठीक तो है। छोड़िए, उतना नहीं जाना है, आप बस ये जानिए कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है इसका 3 स्टेज है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, हम सोचे थोड़ा डिटेल्स में रहने दीजिए, कंफ्यूजन है बहुत इसमें। देखो, जो पहला स्टेज होता है ना NREM का, वो क्या है, इतना डिटेल्स में नहीं पूछेगा, बस मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन वैकफुलनेस एंड स्लीप। तो पहला स्टेज जो N1 होता है, ये क्या होता है कि जब हम सो रहे हैं और जब जगे हुए हैं पूरी तरह से, ये बीच का जो समय होता है वो है N1। और ये कितना रहता है, 5 से 10 मिनट का। कैसे जमा ही लेते हो, सॉरी, करते हो ना, वो चीजें हैं। दूसरा स्टेज में क्या होता है, जब हम सो जाते हैं, तो हम सोते हैं तो हमारा मसल्स क्या होता है, रिलैक्स होने लगता है। जो ब्लड प्रेशर है और ब्रीथिंग है, उसका सर, ये रेट क्या होता तीसरा है, स्टेप, तीसरा स्टेज है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, वही तो करें, इतना जल्दी कैसे हो गया। जैसे सो गए तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो जब जगे रहते हैं और जब सोए रहते हैं, दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। इसलिए जब सोए रहते हैं ना, उठते हैं तो ठंडा लगने लगता है, फील होता है ऐसा, यही बात है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और हार्ट रेट्स क्या होता है, वो भी स्लो हो जाता है। और ब्रेन जो है हमारा, वो क्या कर, तो ब्रेन हमारा मतलब अब जो है प्रोड्यूस स्लीप स्पिंडल्स, मतलब ब्रेन हमारा क्या करता है, उस टाइम ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लेते रहता है, मतलब अपना वो काम कर रहा है ब्रेन, मतलब रिपेयरिंग का जो काम होता है ब्रेन का। जैसे ब्रेन दिन में क्या होता है, जगा होता है तो बिजी रहता है, और जब आदमी रात में सो गया तो फिर वो अपना फंक्शन करता है। और ये कितने का होता है, 20 मिनट्स का। और तीसरा स्टेज में, जब सो गया, सारा काम हो गया, तब बॉडी हमारा रिलैक्स होगा, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट, ये सब स्लो हो जाएगा। और तब हम कहाँ चले जाते हैं, डीपेस्ट स्लीप अकर्स, मतलब एकदम गहरी नींद में। ठीक है, तो देखो लेटा हूँ। और ये क्या है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब देखो ये क्या कहता है, ब्रेन बिकम्स मोर एक्टिव, इस टाइम हमारा दिमाग बहुत तेज रहता है। बॉडी बिकम्स रिलैक्स, लेकिन बॉडी हमारा रिलैक्स होता है। और क्या कहता है, हाँ, इमोबिलाइज्ड, मतलब कि बॉडी मूव नहीं करता, जहाँ लेटे हैं पड़े हुए हैं। और इसी टाइम में क्या होता है, सपने आते हैं, समझ गए। नींद, जैसे नींद में सपना देखना, और जब सपना देखते तो हमारा आंख क्या करता है, मूव करते रहता है। ठीक है, मैंने सोचा थोड़ा डिटेल्स में जाना चाहिए। जल्दी बताओ, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। ये देखो एक न्यूज है, इसमें जैसे पोलर बियर होता है, तो वो देखो बर्फ पे ऐसे पैर रखता है, अगर हम लोग पैर रखेंगे तो क्या होगा, पता है सबको क्या होगा। लेकिन ये जो भालू ठंडा। है, हाँ, ये भालू जो है, जब आइस पे पैर रखता है तो कुछ नहीं होता। अच्छा, एक चीज इसमें है लिखे हुए कि आइस और ग्लेशियर क्या डिफरेंस होता है, पढ़ा है ना आप लोग को। देखिए, ग्लेशियर कहाँ बनता है, लैंड पे, जमीन पे। आइस क्या होता है, ये भी तो बर्फ ही होता है, लेकिन ये पानी में स्विम करता है, पानी में तैरता है बर्फ। और ग्लेशियर क्या होता है, बड़ा होता है आइस के मुकाबले। ठीक है, तो जैसे अगर कोई मूवी देखे होगे ना, जो स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, तो देखना एक जैकेट पहना रहता है, व्हाइट कलर का, मोटा मोटा। वो हाँ आदमी को सर। क्या कर, हाँ, वो आदमी को ना थर्मल भी प्रोवाइड करता है, मतलब गर्मी भी बढ़ाता है बॉडी का। तो वो जो बनता है ना, उसमें जो फाइबर यूज होता है बनने में, तो उसको कहते हैं एरोजेल। क्या बोलते हैं, एरोजेल फाइबर।
तो ये जो फाइबर बनाया है ना एरोजेल फाइबर, एक्चुअली इसी को देख के बनाया गया है कि इसी के मैकेनिज्म पे कि भालू कैसे आइस पे पैर रखता है। तब ये ठंडा है और आदमी रखेगा तो और ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, इससे कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब इसका बॉडी क्या होता है, हीट होता है। तो इसके फर फर मतलब ये जो रेशा है ना बाल, इसको फर बोलते हैं। तो इसमें मैकेनिज्म होता है कुछ ऐसा प्रोसेस। तो उसी के तरीके से ये बनाया गया है सूट, मतलब उस तरह का कपड़ा। तो इसको बोलते हैं एरोजल फाइबर। ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ, एरोजल फाइबर क्या है। आवाज आ रही है क्या आप लोग को, नॉइज कुछ? नहीं सर। ठीक है। तो एरोजल फाइबर क्या है, ए न्यू टाइप ऑफ क्लोथिंग फाइबर। एक क्लोथिंग फाइबर का नया प्रकार है जिसमें क्या होता है, गुड थर्मल इंसुलेशन होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बेशन होता है और ब्रेथेबिलिटी। मतलब कि थर्मल इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है, इसमें गर्म रहता है। इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, जैसे पानी पड़ा तो वो एब्जॉर्ब करता है। और क्या करता है, ब्रेथेबिलिटी, को सांस लेने में भी मदद करता है ये कपड़ा। एरोजल्स आर क्लास ऑफ सिंथेटिक पोरस अल्ट्रा लाइट वेट। ये बहुत ही हल्का मटेरियल होता है और बहुत सारे छेद होते हैं इसमें, पोरस। बना किससे होता है, दे आर मेड फ्रॉम ए जेल, एक जेल से बना होता है। और इस जेल में जो है ना, जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या करता है, जैसे कोई कोई लिक्विड उस कपड़ा पे पड़ा, तो इसका जो लिक्विड है इस फाइबर का, उसे गैस में बदल देता है। तो इसलिए जब पहने हैं पानी भी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ता है। बात समझ भाई, कि इसके जो फाइबर है, उसके फाइबर क्या है, जेल के बने हैं। तो उसमें जो लिक्विड होता है, तो जब जैसे उस कपड़ा पे पानी पड़ा तो वो जो लिक्विड उसमें है ना, वो लिक्विड क्या करेगा, उसे गैस में बदल देगा ताकि उसमें पानी न जमा हो। तो गैस बन गया, हवा उड़ गया। समझ गया। तो इसलिए पानी भी पड़ता है तो वो भारी नहीं, हल्का ही रहता है। Aerogels are good thermal and acoustic insulators because of their highly porous and lightweight structure. ये अच्छा थर्मल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे छिद्र हैं और लाइट वेट स्ट्रक्चर है इसका, बहुत हल्का है। इसका यूज कहाँ होता है, तो थर्मल इंसुलेशन फॉर स्पेस सूट्स एंड व्हीकल। तो जो स्पेस सूट बनाया जाता है ना, तो उसमें इसका थर्मल इंसुलेशन के लिए यूज होता है। और व्हीकल में भी लगाया जाता है, गाड़ी में, गाड़ी गर्म रखने के लिए। जो एसी वाला नया नया गाड़ी जो आया है उसमें यूज होता है। तो एक एक कंपनी है, अच्छा, एरोजेल्स आर द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट ऑफ सॉलिड विथ अबाउट 99.8 ऑफ द मटेरियल्स बीइंग एयर। मतलब समझे कि दुनिया का सबसे लाइटेस्ट सॉलिड है, मतलब पूछेगा कि सबसे लाइट वेट सॉलिड कौन है, ठोस पदार्थ दुनिया का, जो ठोस भी है और बहुत हल्का है वर्ल्ड में, वो क्या है, एरोजेल। और 99.8, मतलब पूरा कुछ ही, मतलब ऐसा लगता है वो हवा में है उसको जब उठाओगे हाथ में। लेकिन वो ठोस है, मजबूत है। एक कंपनी है एस्पेन एरोजेल। तो इन्होंने क्या किया, इसी से एक ब्लैंकेट बनाया। ठीक है, ब्लैंकेट बनाया। और जब उस ब्लैंकेट को यूज किया गया तो पता चला जो ब्लैंकेट हम लोग यूज करते हैं ना प्रीमियम क्वालिटी का, उसका 5 गुना ज्यादा हीट है उसमें, उसके फर में। तो खरीद लिया जाए ठंड में इसको, क्या बोलती है, बोलो जल्दी। खरीदा जाए एक एक। ओके सर। ज्यादा महंगा नहीं है, सोना से भी ज्यादा महंगा है ये। ठीक है। देखो नहीं सर, एरोजेल इज, हम ऐसे ठीक है। अच्छा, एरोजेल इज करेंटली मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। ये गोल्ड से भी ज्यादा महंगा है। 1 पाउंड, नहीं खरीद रहे सर। इसका जो एक तभी पाउंड तो है ना, बोली मैं ऐसे ठीक है। सुनो सुनो, 1 पाउंड का कीमत है 23,000 डॉलर। 1 पाउंड का। अब 1 पाउंड में कितना केजी होता है, नहीं पता। मान लो आधा किलो, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम फाइबर खरीदोगे तुम, तो 23,000 डॉलर देना पड़ेगा इसको।
तो एक कपड़ा का मान चलो कितना, तो 500 ग्राम में आ जाएगा, तो 23,000 डॉलर हुआ ना। देखो कितना होगा, 30,000, $30,000, 19,12,000 करीब से, 20 लाख के पड़ेगा ये, समझे। चलो अब एक देखो न्यूज है। अच्छा हाँ, अच्छा ये एरोजेल का बता रहे थे, यहीं पे हम आपको क्या बता दिए, ग्लेशियर। चलो वो भी आगे था, ठीक है कोई नहीं। अब देखो जेनेटिक एनालिसिस जो है, एक होता जैसे अर्थ है, यहाँ पे क्या है, आर्कटिक, और यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिक, इक्वेटर, ये क्या है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, और ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल, यही होता है ना। यस सर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ये क्या है, आर्कटिक सर्कल, और ये नॉर्थ पोल। तो अंटार्कटिक ठीक है। ऑक्टोपस, अगर ऑक्टोपस देखिएगा, देखिए ऑक्टोपस दिख रहा है आपको, इस तरह का होता है ऑक्टोपस। हाँ इसके सर। डीएनए से, इसके डीएनए को जब टेस्ट किया गया तो क्या पता चला कि वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट collapsed during the last interglacial about 1,29,000 to 1,16,000 years ago। क्या मतलब हुआ कि इसके डीएनए से पता चला कि जो वेस्ट अंटार्कटिका का जो आइस का चादर है, वो पूरी तरह से टूट गया इतना साल पहले। अब देखो ये है न्यूज में, एक्चुअली हमको समझना है क्या है, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। इंटरग्लेशियल क्या होता है, पहले समझाते हैं ग्लेशियर क्या होता है, जो ऊपर में बताते हैं। ग्लेशियर कहाँ बनता है, हवा में, लैंड। लैंड लैंड पे। पे। लैंड पे। आइस पानी में स्विम करता है, ठीक है। तो अब देखो, एन इंटरग्लेशियल पीरियड इज ए जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ वार्मर ग्लोबल टेम्परेचर that occurs between glacial periods within an ice age। तो क्या करा है कि ये क्या है कि ग्लेशियल पीरियड और आइस एज दोनों के बीच में जो टेम्परेचर था दुनिया का, ठीक है, वो क्या है, इंटरग्लेशियल पीरियड। अब कहता है कि इसे जो है इस नाम से भी बोलते हैं। अब कहता है क्या, इंटरग्लेशियल पीरियड्स आर पीरियड्स ऑफ टाइम व्हेन ग्लेशियर रिट्रीट एंड सी लेवल्स राइज। अब देखो, तो इंटरग्लेशियल पीरियड में क्या हुआ, कहता है ये ऐसा समय है जिसमें ग्लेशियर क्या हो रहा था, रिट्रीट हो रहा था। रिट्रीट मतलब टूट रहा था। क्यों टूट रहा था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था उस टाइम में, तो ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा था। और जब ग्लेशियर रिट्रीट होगा तो क्या होगा, सी लेवल घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें वर्ड यूज हुआ है, होलोसीन इपॉक। क्या बोलते हैं, होलोसीन इपॉक। तो ये क्या है, तो कहता है कि इंटरग्लेशियल पीरियड दैट बिगेन वन 11,700 ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट डे। आप इसको ऐसा समझो कि अभी जो हमारा क्या है, हमारा जो अभी आइस एज है, वो क्या है, होलोसिन इपॉक है। और कब तक, अच्छा कब तक ये रहेगा, होलोसिन इपॉक, ये अभी तक नहीं पता है। तो जब होलोसिन इपॉक बोलेंगे तो क्या इसका मतलब होगा कि जो अभी का जो आइस एज है ना, इसको बोलेंगे होलोसिन इपॉक। और शुरुआत कब हुआ था, तो इतना हजार साल पहले ये चीजें चालू हुआ था, मतलब आइस एज, मतलब जो ग्लेशियर क्या था, टूट गया। तो मतलब ग्लेशियर पे मेल्ट हो गया, तो मेल्ट बन के क्या बनेगा, आइस बना ये, समझे। हम्म। तो हेलोसिन इपोक क्या है, कुछ नहीं है, आइस एज का पार्ट है। एक इसमें और यूज हुआ है वर्ड, मिलनकोविच साइकिल्स, मतलब पेपर में नहीं,
ये हम साइड पे देखें क्या है, मिलनकोविच साइकिल, ये क्या है, तो नेचुरल ड्राइवर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वार्म एंड कोल्ड पीरियड्स। तो ये जो है ना, वार्म और कोल्ड पीरियड, मतलब जो गर्म और ठंडा है ना समय, उसको मतलब ये चीजें दर्शाता है। दोनों के बीच दोनों के बीच का जो टाइम है वो है मिलनकोविच साइकिल। कहता है कि ये क्या करता है, तो साइक्लिक चेंजेस इन द अर्थ ऑर्बिट, तो अर्थ ऑर्बिट जो है कैसे चेंज कर रहा है ये बताता है साइकिल। और और ये जो है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द सन, और ये किसकी तरफ इसका मतलब झुकाव है, ओरिएंटेशन है अर्थ का, तो सन की तरह है, सन की तरफ है। और ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सन से, ये सारा बताता है मिलनकोविच साइकिल। अब देखो ये है डिफरेंस बिटवीन ग्लेशियर एंड आइस, वही चीजें जो बताया है। एक और न्यूज देखिए, और इसमें क्या कहता है कि द liver may act as the main site for immunity from vaccines against bacteria that invade the blood। क्या कहता है कि जो वैक्सीन है, तो वैक्सीन हमें क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसमें किसका रोल है, तो कहता है लीवर का। लीवर मतलब लीवर क्या करता है, तो लीवर कहता है कि लीवर ही मेन साइट है जहां से इम्यूनिटी डेवलप होता है। और ये इम्यूनिटी क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है हार्मफुल, उसे ये मार देता है। कैसे मारता है पता है ना, तो यहाँ पे यही कंसेप्ट एक्चुअली बहुत बार पढ़ा है इसलिए नहीं बताया। एंटीबॉडी और एंटीजन, एंटी एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, तो जो बैक्टीरिया पैथोजन जिसके द्वारा डिजीज हुआ उसको क्या कहते हैं, एंटीजन। और इस पैथोजन के अगेंस्ट में हमारा बॉडी क्या करता है, जो रोल है उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। चलो, एक देखो और है, स्लीप से रिलेटेड ही न्यूज है। कहता है क्या, इज देयर ए लिंक बिटवीन वेरी इरेगुलर स्लीप एंड ए हायर रिस्क ऑफ डिमेंशिया। कहता क्या कोई लिंक है क्या, किसके किसके बीच, इरेगुलर स्लीप मतलब अच्छे से ना सोना, और जो डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया मतलब होता है पागलपन, क्या दोनों के बीच में कोई लिंक है क्या। मतलब कोई आदमी अगर कम सोता है, सही से नहीं सोता है, तो क्या उसे डिमेंशिया हो सकती है, पागल वाली बीमारी हो सकती है। तो देखो, अब इसमें क्या है बताते हैं। कहता पीपल हु हैव वेरी irregular sleep patterns may have a higher risk of dementia than those who have more regular sleep patterns। तो कहता है कि जो अच्छा सोता है उसके मुकाबले अगर कोई कम सोता है, सही से नहीं सोता है, तो उसमें रिस्क है पागल होने की। देखो, ऐसा थ्योरी है। द स्टडी डज नॉट प्रूव दैट स्लीप इरेगुलरिटी काज डिमेंशिया, लेकिन ऐसा कोई अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि इसी से क्या हो रही है, डिमेंशिया हो रही है। ऐसा प्रूफ नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है, फिर भी सोना चाहिए समय से। अब देखो डिमेंशिया क्या होता है, तो नॉट ए स्पेसिफिक डिजीज, ये कोई एक स्पेसिफिक डिजीज है, विशिष्ट डिजीज नहीं है, तो है क्या फिर ये, इसको जनरल टर्म में समझो, तो इम्पेयर्ड एबिलिटी टू रिमेम्बर, मतलब याद करने में परेशानी, मतलब याद नहीं रहता है कोई चीज। अब ये नहीं कि अच्छा हम सर पढ़े तो याद नहीं बनेगी, ये नहीं। जैसे क्या, जैसे अभी पूछे कि क्या खाए, तो रोटी सब्जी खाए, और तो ये अगर याद ना रहे कि क्या खाया, मैंने ब्रश किया कि नहीं किया, इस टाइप का ये चीजें। फिर थिंकिंग, जो थिंकिंग है आपकी वो सही नहीं रहेगी, उसके बाद कोई चीज में डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, ये चीजें। और ये जो कॉमन बीमारी है ना किसका, डिमेंशिया का, तो एक होता है अल्जाइमर डिजीज, ये एक तरह का डिमेंशिया है। अल्जाइमर डिजीज होता क्या है कि खास करके ये ओल्डर एज में होता है, बुढ़ापे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड एज में ये बीमारी सबको होगा, नहीं। जनरली ये बीमारी उसी एज में होता है, लेकिन बुढ़ापे से ये बीमारी नहीं होता। ठीक है ना, बात समझे जो बोल रहे हैं। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, जो एजेड आदमी है तो उनको अगर हुआ, या किसी को भी अल्जाइमर, तो उसमें लोग भूल जाता है कुछ भी। जैसे तुमको क्या पढ़ा है, कब क्या बोले नहीं बोले, वो याद नहीं रहता है, तो वो है अल्जाइमर डिजीज। समझ गया है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ ठीक सर। है, अब एक देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में बायोम्स क्या होता है, पढ़े हैं ना, हाँ नहीं सर। पढ़े हैं। इसमें जो आप जिक्र पढ़े किया हैं। गया है वो है माइक्रोबायोम।
माइक्रोबायोम कहाँ पे, हमारे आंखों में जो होता है उसका जिक्र है। देखते हैं क्या होता है। पहले देखो, दुनिया में ना 135 मिलियन लोग के पास क्या है, विजन समस्या है, देखने की समस्या है। तो WHO ने क्या बोला कि 80% ऐसे विजुअल प्रॉब्लम है जिसको ट्रीट किया जा सकता है, मतलब ठीक किया जा सकता है। तो WHO और एक एजेंसी है IAPV, क्या है, WHO और IAPV, इन दोनों ने मिलके एक प्रोग्राम बनाया, विजन 2020, द राइट टू साइट, मतलब देखने का अधिकार। ये है। चलो अब हम समझते हैं कि माइक्रोबायोम होता क्या है। कहता है कि ये जीनोम इज द इंटायर सेट ऑफ DNA। अच्छा, जीनोम मतलब क्या होता है कि DNA का क्या है, जीनोम इज इंटायर सेट इंस्ट्रक्शंस। हाँ, तो जो सेल होता है, कोई भी सेल, और उस सेल में क्या होता है, DNA। DNA क्या है, इंटायर सेट, मतलब ऑफ जी, यहाँ कहने का मतलब है, ये जीनोम इज द इंटायर सेट ऑफ DNA इंस्ट्रक्शंस फाउंड इन ए सेल। तो सेल में क्या होता है, DNA, और DNA में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो पूरे DNA का इंफॉर्मेशन, या मतलब कहेंगे कि पूरे DNA, इंटायर सेट ऑफ DNA, सारे DNA को एक साथ कर लेंगे तो उसको बोलेंगे जीनोम। ये कहाँ पाया जाता है, सेल में। जीनोम का नहीं समझे, रुकिए फिर से। जीनोम का मतलब होता है कि पूरा एक बॉडी, जैसे मैं हूँ, मेरा पूरा सेट निकाल दे जीनोम का, मतलब DNA का, मेरे शरीर में जितना DNA, जिसको कहेंगे जीनोम, समझे। और DNA कहाँ पे होता है, सेल में होता है। आदमी में, इन ह्यूमंस, जीनोम। तो आदमी में जीनोम्स कितना होता है, 23 पेयर्स, ये बात पता है सबको। और ये कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, कौन, DNA। अब देखो, फिर कहता है बायोम मतलब क्या होता है। बायोम मतलब होता है कि कोई स्पीसीज का प्रेजेंट लोकेशन क्या है, यही बायोम होता है ना। नहीं बताता, आर्बोरियल फॉरेस्ट, हाँ सर, हाँ। ये सब जो है। तो ये सब क्या, बायोस्फीयर का पार्ट है, जिसको 6 भागों में बांटा गया, बहुत सारे भागों, 6 नहीं, बहुत सारे भाग। तो ये क्या दिखाता है कि बायो मतलब कोई स्पीसीज है, उसका प्रेजेंट लोकेशन क्या है। अब आते हैं ओकुलर माइक्रोबायोम्स, एक्चुअली जो ये हमें पढ़ना है। ओकुलर माइक्रो ओकुलर माइक्रोबायोम ये क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये जो हमारे आंखों में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं क्या, ओकुलर माइक्रोबायोम। समझे, नहीं समझे, ये हमारे आंखों में होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। जल्दी बोलो। हाँ सर। ऐसे माइक्रोबायोम मतलब सब कुछ हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई। ओकुलर लगा दिया तो मतलब आंखों में जो पाया जाता है। अब कहता द माइक्रोब्स इन ए हेल्दी ओकुलर माइक्रोबायोम एक्ट लाइक ए बैरियर। तो अगर किसी का, कि जो ओकुलर माइक्रोबायोम है, मतलब हमारे आंखों में बैक्टीरिया, वायरस, अगर वो हेल्दी है, तो वो एक तरह का बैरियर का काम करता है, कि जो बाहर का बैक्टीरिया, वायरस आएगा ना, उसे आंखों में पहुंचने से रोकता है। कौन, ओकुलर माइक्रोबायोम। अब कहता है ओकुलर ओकुलर माइक्रोबायोम क्या है, आल्सो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन द कंजक्टिवा। अच्छा, ये जो हमारे आंखों में है ना, ओकुलर माइक्रोबायोम, ये क्या करता है, कंजक्टिवा में हमें ये डिफेंस करता है, मतलब बचाता है हमें कंजक्टिवा से। कंजक्टिवा क्या होता है, द थिन क्लियर मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द आई। तो ये आंखों में एक परत है, कंजक्टिवा। तो ये क्या करता है, हमें आंखों को बचाता है। फिर है, कॉर्निया को बचाता है, ये भी आंख का ही पार्ट है। तो कॉर्निया क्या होता है, द आउटर मोस्ट ऑफ क्लियर लेयर दैट हेल्प्स इन फोकसिंग एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द आई। तो ये जो रिफ्रैक्शन है ना, इनसे हमें मतलब बचाती है कॉर्निया। और क्या है कि जैसे एक डिजीज है फंगल केराटाइटिस, तो इससे भी हमें बचाता है। अ, एक सेकंड रुक जा, देखता हूँ अगर मिल गया। हाँ,
ये फिगर सही है। देखो कॉर्निया देखो सामने में है, दिख रहा है आप लोग को, और वहीं पे कंजक्टिवा भी है, नहीं दिख रहा? लेफ्ट में देखो नीचे से कंजक्टिवा मिला। हाँ सर, उसके ऊपर और देखो, कॉर्निया है। हाँ समझे, इसको हाँ सर। बचाता है। चलो अब देखो, एक ये डिजीज है फंगल डिजीज, फंगल केराटिटिस, चलो हम इसको लिख नहीं पाए। ये एक फंगल डिजीज है, आंखों में ही होता है। जैसे पूछेगा फंगल डिजीज किससे रिलेटेड है, तो आई से। अब देखो क्या चीज है, द प्रिवेलिंग लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये जो एयर पोल्यूशन बढ़ गया है ना, इसकी वजह से क्या होता है, हाई अमाउंट्स ऑफ डस्ट ऑल ओवर द कंट्री। तो पूरे कंट्री में क्या है, डस्ट ही डस्ट भरा हुआ है, और इससे लोगों के आंखों पे बड़ा असर होता है। जैसे बाहर में अगर ज्यादा देर घूम गए, आंख एकदम पिंक कलर हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस। तो आंखों का जो वो कंजक्टिवा था ना, वही इससे क्या होता है, मतलब सफर कर जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आंखें पिंक हो जाता है। जैसे पानी में अगर कोई तैरेगा, तो पानी में बालू होता है, उसकी वजह से आंखें एकदम पिंक कलर हो जाता है। तुम बाहर में भी घूमो ज्यादा देर, देखना आंख एकदम थोड़ी सी लहर देगी उसमें। कभी फील किया हो तुम लोग? मुझे तो यहाँ होती है दिल्ली में, इसलिए चश्मा लगाना चाहिए। और क्या होता है, इचिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द आई, आंखों में जलन, फिर आंखें फूल जाएगा, और उसके बाद ब्लडी विजन, सही से नहीं दिखता है। ये सब दिक्कत किसकी वजह से हो रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से भी दिक्कत होता है। और जिस एरिया में पोल्यूशन ज्यादा है वहाँ, जैसे लाइट देखोगे तो लाइट भी तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा देखने में। तो ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं।